गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपके ज्योग्राफी का टीचर कपिल। 11th क्लास की ज्योग्राफी में हम बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर में भारत की भौतिक भू आकृतियों की, है ना। भारत को भौतिक आधार पर 6 भागों में बांटा जाता है। आज उन 6 भागों में से नेक्स्ट भाग अपन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। क्या नाम है? प्रायद्वीपीय पठार। सबसे पहले दोस्तों हमें यह समझना होगा कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भूमि है, ये जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एक भूमि है, ठीक है। इस भूमि के चारों ओर अगर जल है, ये है जल, ठीक है, और ये है भूमि। तो कोई भूमि का टुकड़ा जिसके चारों ओर वो जल से घिरा होता है उसे हम कहते हैं द्वीप। भूमि का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर जल घिरा हुआ होता है, भूमि के उस टुकड़े को हम क्या कहते हैं? द्वीप। लेकिन ऐसा भूभाग जिसके 3 ओर जल होता हो, ऐसा भूभाग जिसके 3 ओर जल है, ठीक है, यहाँ पे जल है, यहाँ पे जल है और यहाँ पे जल है, जिसके 3 ओर जल हो, एक और भूमि हो, 3 ओर तो क्या हो दोस्तों? जल हो, एक और भूमि हो, उस भूभाग को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। उस भूभाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। द्वीप जिसके चारों ओर जल हो, भूमि का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर जल हो उसे कहा जाता है द्वीप। और प्रायद्वीप भूमि का ऐसा टुकड़ा जिसके 3 तरफ जल हो, एक तरफ भूमि हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। तो इसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। आई समझ में। अगला है पठार। पठार किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, पठार का निर्माण 2 तरीके से होता है। देखिए बताता हूँ। एक मान लीजिए पर्वत है कोई, ठीक है। कालांतर में क्या होता है? पर्वत के ऊपर क्या है कि लगातार मौसमी हलचलें होती है, हवाएं तेज चलती है, बारिश होती है, ठीक है, भूकंप आते हैं, है ना। लगातार इस पेड़ का क्या होता है? कटाव होता जाता है और अंत में ऊपर से ये पेड़ जो पहाड़ तिकोना था वो कालांतर में समाप्त होकर के एक ऐसा सीधा भूभाग बन जाता है। तो ये भूभाग जो भूमि से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, देखो ये, तो इस भूभाग को हम क्या कहते हैं? पठार। तो मतलब पहाड़ों के आच्छादन से किसका निर्माण होता है? पठारों का। पहला क्या बताया? पठारों के आच्छादन से किसका निर्माण होता है? पठारों का। यानी पहाड़ था, कालांतर में कुछ सैकड़ों वर्षों बाद में वो पहाड़ की चोटी समतल मैदान बन गई, तो उसे हमने क्या किया? पठार। पठार दूसरे शब्दों में पठार उसे कहा जाता है जो भूमि से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग को क्या कहते हैं? पठार। आइए दूसरा बात करते हैं। दूसरा निर्माण किस प्रकार होता है पठारों का? देखिए दोस्तों, पठार दूसरा, किसी भी पर्वत के ऊपर से जब ज्वालामुखी निकलता है तो जो ज्वालामुखी निकलता है वो कालांतर में जाकर के क्या होता है? भूमि पे ऐसे जम जाता है। ज्वालामुखी में क्या होता है? लावा होता है और वो लावा धरातल पे जाके जम जाता है। तो जो लावा ज्वालामुखी से निकलने के बाद धरातल पे जम जाता है, तो जमने के बाद में वो क्या करता है? वो भाग भूमि से ऊपर उठा होता है और भूमि से ऊपर उठा होने के कारण उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पठार कहते हैं। तो पठार का निर्माण 2 ही प्रकार से होता है। एक तो ज्वालामुखी के निकलने से जो लावा निकलता है और लावा निकलने के बाद में जो लावा जम जाता है और वो भूभाग जो भूमि के ऊपर उठ जाता है, जो भूभाग जो भूमि के ऊपर उठ जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पठार कहते हैं। आई बात समझ में। और दूसरा पठार किस प्रकार बनता है? जब पहाड़ों का क्या होता है? पहाड़ों का आच्छादन होता है, उस आच्छादन के बाद में किसका निर्माण होता है? पठारों का निर्माण होता है। तो हमने 2 चीज़ पढ़ ली, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप समझा दिया, पठार समझा दिया। अब आइए बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं। नदियों के मैदानों से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है। इसके कहने का मतलब है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो तिकोने आकार वाला है। देखिए दोस्तों, ये रहा भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ये देखिए प्रायद्वीप, ये देखो, ये रहा। देखिए ये प्रायद्वीप क्यों है? इसके 3 ओर जल है। देखिए यहाँ पे जल है, यहाँ पे जल है और नीचे जल है। 3 ओर जल है, एक और क्या है? भूमि है। तो ये इसी क्या कहा जाता है? इस भूभाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके 3 ओर जल है, एक और क्या है? भूमि है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो तिकोना है। देख लीजिए, ये तिकोना दिख रहा है आपको। प्रायद्वीपीय पठार भारत का कैसा है दोस्तों? तिकोना है। तिकोना आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी ये कटा फटा है। कटा फटा देखिए दोस्तों, ये यहाँ से देखिए, ये कटा फटा है। ये देखिए, ये ऐसे चला हुआ है, ये धीरे धीरे से कटा हुआ है। जब आप मैप को बढ़ देखिए, ये यहाँ से देखिए, आपको कटा हुआ दिखाई देगा। तो प्रायद्वीपीय पठार कैसा है? तिकोना है। तिकोना होने के साथ साथ ये कैसा है दोस्तों? कटा फटा है। तो देखिए, नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ भाग, मतलब जो मैदानी भाग है, कल हमने पढ़ा था मैदानी भाग, ये रहा नॉर्दर्न प्लेन एरिया। तो नॉर्दर्न प्लेन एरिया ये रहा। मैदानी जो भाग है उससे भी मैदानी भाग कितना ऊपर उठा हुआ था? कल हमने पढ़ा था 800 से 1000 मीटर ऊंचाई पर है। तो उससे भी ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। पठार कहलाता है। हाँ ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए दोस्तों,
तो जो ऐसा भूभाग जो भूमि से क्या उठा हो ऊपर उठा हो उसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। आगे बात समझ में आपके। अब देखिए आगे क्या कहता है ये, प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला है। तो तिकोना आकार मैंने आपको बता दिया, तिकोने आकार वाला है, कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, अरावली का विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। देखिए दोस्तों आपकी किताब ये कह रही है पूर्व में गुजरात में राजमहल की पहाड़ियाँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो इलाका है ये राजमहल की, ये देख कच्छ के मैदान, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे आती है राजमहल की पहाड़ियाँ, यहाँ पे आती है अरावली पर्वतमाला। तो राजमहल की पहाड़ियाँ और अरावली पर्वतमाला ये होगी। इधर आ जाओ आप नीचे नीचे, केरला में इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियों को बोला जाता है कार्डमम हिल्स, ठीक है ना। कार्डमम इलायची को अंग्रेजी में बोला जाता है, तो इलायची की पहाड़ियों क्या बोला जाता है, कार्डमम हिल्स बोला जाता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना था कि ये जो पठार है उसकी सीमा क्या है। देखिए दोस्तों ये पठार की सीमा ऐसे है, ठीक है। तो ये पठार कहाँ कहाँ है, तो नीचे तो दक्षिण में हो गया इलायची की पहाड़ियाँ तक, ऊपर हो गया ये गुजरात में राजमहल, यहाँ पे आ गया ये आपका अरावली पर्वतमाला, और यहाँ पे जो ये जो तीन आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, ये गारो खासी जयंतिया मेघालय, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये वाला जो पूरा इलाका है वो किससे बना हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार का इलाका है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, दिल्ली में कटक और अरावली का विस्तार उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में तो ये अपनी अरावली और दिल्ली हो गई, यहाँ पे अरावली और दिल्ली हो गई, ठीक है। पूर्व में राजमहल, ये यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो इलाका है ये राजमहल की पहाड़ियों का हो गया, ठीक है। पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ, ये गुजरात में गिर की पहाड़ियाँ है, ठीक है। दक्षिण में ये आपके यहाँ पे आ गई इलायची की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार ये चारों चीज़ें मिलकर के प्रायद्वीपीय पठार की क्या है, सीमाओं का निर्धारण करती है। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी गलोंग पठार भी इसी भूमि का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भाग अनेक प्रकार के पठारों से मिलकर के बना है। सबसे पहले तो दोस्तों हमने प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं पढ़ी। देखिए मैं आपको ये सीमाएं दोबारा बताता हूँ, प्रायद्वीपीय भारत की सीमाएं क्या क्या है, ठीक है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत पश्चिम में तो दिल्ली और अरावली, तो ये अरावली और दिल्ली पर्वतमाला, दिल्ली हो गया, अरावली और दिल्ली हो गया, ठीक है। इधर आ जाओ आप गिर की पहाड़ियाँ, गुजरात में गिर का अभ्यारण्य भी है, तो ये आ गया गिर की पहाड़ियाँ यहाँ पे, ठीक है। और राजमहल की पहाड़ियाँ ये देखिए आपको मिल गया होगा, छोटा नागपुर, ये रही राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पे, ठीक है। नीचे आ गई आपका इलायची की पहाड़ियाँ, ये रहा आपका एलोंग का पठार, ये शिलोंग का जो पठार है ये यहाँ पे। तो ये दोस्तों जो पूरा एरिया है अपना, ये पूरा का पूरा एरिया किसका एरिया है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। आगे बात समझ में, जिसके तो मैंने आपको बताया ये भारत का पश्चिमी भाग है, ये भारत का पूर्वी भाग है, तो देखिए, और ये भारत का दक्षिणी भाग है। तो देखिए पूर्व में तो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पश्चिम में, उत्तर हो गया ऊपर वाला, ये उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम में दिल्ली और आपके साथ में कौन सा आ गया, दिल्ली और अरावली पर्वतमाला। तो ये वाला जो दोस्तों पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया किससे बना हुआ है, ये पूरा एरिया प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है दोस्तों, एक भाग है। तो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार अनेक प्रकार के पठारों से मिलकर के बना है, ठीक है, जिसमें हजारीबाग का पठार, पलायू का पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार, कर्नाटक का पठार। तो ये जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों, ये पूरा प्रायद्वीपीय जो भारत है, ये अनेक प्रकार के इसके जो पठार हैं उनको अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग नामों से उन पठारों को जाना जाता है। आइए उन नामों को देखता हूँ, मैं आपको इस मैप में दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों आपको इस मैप में दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे आपको छोटा नागपुर का पठार दिखाई दे रहा है, मिल गया होगा। यहाँ पे आप छोटा नागपुर पठार मिल गया, यहाँ पे आपको छोटा नागपुर का पठार, और बाकी ये देखो डेक्कन प्लेटो, दक्कन का पठार आपको मिल गया। ये यहाँ पे आपको छोटा नागपुर का पठार मिल गया, यहाँ पे दक्कन का पठार मिल गया, ठीक है। और दक्कन के पठार के नीचे यहाँ पे ये वाला जो है ये हजारीबाग के पठार, जो झारखंड का जो इलाका है वहाँ पे हजारीबाग का पठार है। आप एक काम करेंगे, आप क्या करेंगे, एक मैप ले आएंगे या आप गूगल पे मैप डाउनलोड कर लेंगे, ये इंडिया का फिजिकल मैप है, उस मैप में आपको सारे पठार मिल जाएंगे। ये देखो दक्कन का पठार तो आपको ये मिल गया है ना, छोटा नागपुर का पठार मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आपको हजारीबाग का पठार मिल गया, हजारीबाग के नीचे आपको बुंदेलखंड का पठार मिल जाएगा, ठीक है। हजारीबाग के नीचे कौन सा, बुंदेलखंड का पठार मिल जाएगा। इसलिए ये जो प्रायद्वीपीय पठार है उसे अनेक भागों में बांट सकते हैं। हजारीबाग का पठार है, रांची का पठार है, मालवा का पठार है, ठीक है, कर्नाटक का पठार है। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में एक है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत के सबसे प्राचीनतम भूभाग है। प्राचीनतम भूभाग का मतलब हुआ ये सबसे पुराना भूभाग है। सबसे पुराना तो है प्रायद्वीपीय पठार, और सबसे नया कौन सा, हिमालय पर्वत माला। हमने बात की
की थी। सबसे नया कौन सा है दोस्तों? हिमालय पर्वतमाला। और सबसे पुराना कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। यानी कि भारत के भूभाग की जो भू आकृतियां हैं, जो 6 भू आकृतियां दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, उन 6 भू आकृतियों में सबसे पुरानी भू आकृति कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार है। आगे बात आपको समझ में, वो प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम पठार है। और स्थिर भूभाग, स्थिर भूभाग का मतलब है वर्तमान में इस भूभाग में किसी प्रकार की कोई भी मतलब भूगर्भीय हलचल नहीं होती। भूगर्भीय हलचलों का मतलब है कि यहाँ पे भूकंप है, ज्वालामुखी है, और भी मान लो कोई भी मतलब प्राकृतिक आपदाएं, उससे लेकर के वो चीज़ें यहाँ पे इस भाग में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये भाग क्या हो गया दोस्तों? स्थिर हो गया। आगे बात समझ में, ये भाग क्या दोस्तों? स्थिर है। तो ये वाला जो पैराग्राफ था वो पूरा समझ में आ गया होगा कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, पठार किसे कहा जाता है, भारत में कौन सा भाग प्रायद्वीप का है, और भारत में कितने प्रकार के प्रायद्वीपीय पठार है। आइए दूसरा पढ़ते हैं। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। ये क्या कह रहा है? तो दोस्तों सामान्य देखो अगली स्लाइड में क्या दे रखा है? सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की कम होती जाती है। मतलब इसके कहने का मतलब है सामान्य तौर पर जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत है उसकी पश्चिम से पूर्व की और जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है। इसके कहने का मतलब ये दोस्तों, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में ये तो भाग हुआ पश्चिम का, ये भाग हुआ पूर्व का। तो पश्चिम से जब हम पूर्व की ओर आते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं, तो इसकी ऊंचाई क्या होती जाती है? कम होती जाती है। मतलब ये वाला जो भाग है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है पश्चिम की, और पूर्व की ऊंचाई क्या है दोस्तों? कम है। आई बात समझ में? तो पश्चिम से सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। इसके कहने का मतलब यह है कि नदियों की बहाव की दिशा से भी हमें पता लगता है कि ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। इसका कारण ये दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वो सब पश्चिमी भाग से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम से निकलती है, पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम से निकलती है और किस दिशा में बहती है? पूर्व की ओर बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि पूर्व की ओर क्या है? ऊंचाई कम है। तो पानी हमेशा आपको पता है बहाव जो है पानी का वो हमेशा उस ओर होगा जिस ओर टिल्ट होगा, जिस ओर मतलब उसका झुकाव होगा। तो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें पश्चिम की ऊंचाई क्या ज़्यादा है और पूर्व की कम है। तो नदियाँ पश्चिम से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो किस दिशा से निकलती है? पश्चिम दिशा से निकलती है। और किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा की ओर बहती है, ठीक है। इस क्षेत्र की मुख्य स्थलाकृतियाँ में टार, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी, पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ और क्वार्टज भित्तियाँ शामिल हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रहण के स्थल है। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। इस भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? प्रायद्वीप भारत में काली मिट्टी पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रायद्वीप जो पठार है उसका निर्माण किस प्रकार होता है? 2 प्रकार से होता है। एक तो पहाड़ों के अनाच्छादन से, पहाड़ जो कट करके पठार बन जाते हैं, और दूसरा ज्वालामुखी के उद्गार से। चूंकि प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। तो ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है तो दोस्तों ज्वालामुखी निकलता है अग्नि। अग्नि में कोई चीज़ तप करके कैसी होती है? काली होती है। तो प्रायद्वीपीय पठार है वो ज्वालामुखी के उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना, इस पठार का निर्माण किस पर हुआ है? इस पठार का निर्माण हुआ है दोस्तों मतलब ज्वालामुखी के द्वारा। और ज्वालामुखी से जो मिट्टी निकलेगी वो मिट्टी कैसी होगी दोस्तों? काली होगी। तो प्रायद्वीप भारत में मिट्टी का कलर कैसा पाया जाता है दोस्तों? काला पाया जाता है। आगे होगी बात समझ में। इसके अलावा यहाँ पे अनेक प्रकार की भूस्थलाकृतियाँ हैं, जैसे ब्लॉक पर्वत है। तो देखिए दोस्तों ये जो सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा कौन से पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। भ्रंश घाटियाँ हैं। भ्रंश घाटियाँ का मतलब होता है 2 तरफ घाटियाँ होना, एक तरफ से नदी निकलना, ठीक है ना। तो नर्मदा भ्रंश घाटी हुआ, दामोदर नदी भ्रंश घाटी हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 नदी, यहाँ पे दामोदर नदी भ्रंश घाटी है, ठीक है। यहाँ पे दामोदर नदी भ्रंश घाटी है, यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी घाटी होगी, दामोदर नदी भ्रंश घाटियाँ होगी। तो यहाँ नग्न चट्टान है। नग्न चट्टान का मतलब हुआ जिस चट्टान पे कुछ नहीं है, एकदम हार्ड ठोस चट्टान है। तो यहाँ पे नग्न चट्टान है, भ्रंश घाटियाँ हैं, आदि चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है। और प्रायद्वीप भारत की मिट्टी कैसी पाई जाती है? प्रायद्वीप भारत की मिट्टी है दोस्तों काली। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली बात कि प्रायद्वीप पे जो पठार है उसकी ढलान किस ओर है? उसकी ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। यही कारण है कि नदियाँ पश्चिम से निकलती है और किस दिशा में बहती है? पूर्व की ओर बहती है। दूसरी चीज़
यहाँ पे अनेक प्रकार की भ्रंश घाटियाँ हैं, ब्लॉक पर्वत है, वो मैंने आपको बता दिया, सतपुड़ा वगैरह। तीसरा आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो मिट्टी है उस मिट्टी का कलर कैसा है दोस्तों, उस मिट्टी का कलर है काला। आगे बात समझ में आइए, अगली स्लाइड में बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निम्नजन भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनुरावर्ती दौर से गुजर चुके हैं। दोस्तों इस लाइन को आपको अभी एक ही चीज़ समझ, अनुरावर्ती दौर। अनुरावर्ती दौर का मतलब है कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी भूआकृतियाँ हैं इनका निर्माण तब हुआ था जब हिमालय बना भी नहीं था। मतलब जब भारत है, जब गोंडवाना लैंड का भाग था, अफ्रीका का भूभाग था, तब इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ था। ठीक है ना, ये मैं आगे आपको वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे होता है, वो क्लास में बता दूंगा या एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसका, जो अक्षांश देशांतर वाला वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको अच्छे से बता दूंगी बात। तो ये जो है वो पुनरावर्ती दौर का भाग है। ठीक है, धरातलीय विविधताएं देखने को मिलती हैं। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड इनके धरातल को जटिल बनाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के अंदर क्या है दोस्तों, जितनी भी नदियाँ निकलती है ना, वो नदियाँ क्या बड़े बड़े महाखड्ड बनाती है, और बड़े बड़े महाखड्ड बनाती है। महाखड्डे, एक तो खड्डा होता है छोटा, एक इतना बड़ा खड्डा जिससे मिट्टी भी नहीं भर सकती है। तो प्रायद्वीपीय स्थल आकृतियों में आपको बड़े बड़े खड्डे मिलेंगे। तो उन खड्डों पे क्या, जब अगर किसी भूभाग पर खड्डे हो जाते हैं तो वो क्षेत्र किसी भी काम के नहीं रहता, क्योंकि वो अनुपजाऊ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप कृषि नहीं कर सकते हो। तो प्रायद्वीप की विशेषता है कि यहाँ पे बड़े 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 महाखड्ड मिलते हैं। चंबल, भिंड, मोरैना खड्ड इसके उदाहरण है। मुख्य चंबल, भिंड आदि इसके उदाहरण है। तो दोस्तों जो चंबल जो नदी है, वो चंबल नदी जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो दोस्तों आपने चंबल का बीहड़ नाम सुना होगा। चंबल का बीहड़ डाकुओं की शरणस्थली है। चंबल के बीहड़ में कौन रहते हैं, डाकू। डाकू क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े खड्डे हैं, उनमें से पेड़ निकले हुए हैं, वो मिट्टी के द्वारा भी भर नहीं सकते। तो ये जो ये बड़े बड़े खड्डे हैं, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। ये बड़े बड़े खड्डे, इन खड्डों में क्या है दोस्तों कि कोई कृषि कार्य नहीं हो सकता है, बहुत सी चीज़ें इनमें नहीं की जा सकती है। तो ये जो खड्ड है ये चंबल, भिंड, मुरैना मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास है। तो ये इतने बड़े हैं कि यहाँ पे आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ये प्रायद्वीपीय भारत की क्या है दोस्तों, विशेषता है। मुख्य उच्चावत लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांट सकते हैं। हम प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांट सकते हैं दोस्तों, 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला दक्कन का पठार, दूसरा मध्य उच्च भूभाग, और तीसरा उत्तरी पूर्वी पठार। तो देखिए दोस्तों आपको मैप में बताता हूँ। पहला तो आपका ये कह रहा है दक्कन का पठार, तो ये रहा दोस्तों दक्कन का पठार, मिल गया आपको दक्कन का पठार। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भूभाग है, तो दक्कन का पठार अब मिल गया। दूसरा आपको ये बांट रहे मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि दोस्तों ये रही मध्य उच्च भूमि, ये बीच वाली जो ये वाला जो विंध्याचल सतपुड़ा है, ये मध्य उच्च भूमि आ गई। ठीक है, तीसरा आ गया आपका उत्तरी पूर्वी पठार। उत्तरी पूर्वी पठार का मतलब ये हुआ जो ये छोटा नागपुर का पठार है, और यहाँ पे जो गारो खासी जयंतिया वाली जो पहाड़ियाँ हैं, ये वाला उत्तरी पूर्वी क्या है, पठार है। तो हम प्रायद्वीप को 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी पूर्वी पठार, दूसरा मध्य उच्च भूमि, और तीसरा डेक्कन प्लेटो या दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और उत्तर पूर्वी पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और उत्तर पूर्वी का पठार। आइए आगे बात करते हैं। पहला दक्कन का पठार। सबसे पहला बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, दक्कन के पठार की। इसके पश्चिम में घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, एक लाइन समझ रहा है इसको। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, इसके पूर्व में पूर्वी घाट। आइए दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैप में। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिमी, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईस्टर्न घाट। तो हमारे भारत में ये वाला तो वेस्टर्न घाट है, हमारे भारत में ये वाला तो हमारे भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। दोस्तों ये वाला तो पश्चिमी घाट है और ये वाला पूर्वी घाट है। जैसा इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है। अब ये घाट क्या है ये बताता हूँ आपको दोस्तों। ये घाट है पर्वतमालाएं। ये पश्चिमी घाट जो है ये महाराष्ट्र से शुरू होकर के दोस्तों ये केरला तक जाता है, और पूर्वी घाट जो है आपका उड़ीसा से शुरू होकर के तमिलनाडु तक जाता है। तो ये यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट में पूर्वी घाट की क्या दोस्तों पहाड़ियाँ हैं। आगे बात समझ में। तो हमारे भारत के भूभाग का ये है कि जो डेक्कन प्लेटो है, जो दक्कन का पठार है, वो कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है दोस्तों पश्चिमी घाट से और पूर्वी घाट से शुरू होता है। ठीक है, ये इसकी सीमा है। ये यहाँ पे नीचे आ जाओ, ये इसकी सीमा आ गई। ठीक है,
पूर्व में पूर्वी घाट है, उत्तर में सतपुड़ा, उत्तर में इसके क्या है दोस्तों सतपुड़ा। तो देखिए दोस्तों आपको मैप में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। इसके उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं। तो सतपुड़ा के पास है मैकाल पर्वत और मैकाल पर्वत के पास है आपको महादेव की पहाड़ियाँ। तो इसका विस्तार पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, सतपुड़ा हो गया, महादेव की पहाड़ियाँ और मैकाल पर्वत हो गया। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की दोस्तों। ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट कौन सा है दोस्तों पश्चिमी घाट, ये देखो आपको वेस्टर्न घाट लिखा होगा। पश्चिमी घाट को अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है दोस्तों सह्याद्री, ये नाम याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट ये रहा, ये वाला पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी। पश्चिमी घाट को कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या कहा जाता है, नीलगिरी। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी है, ठीक है, नीलगिरी। केरल में अन्नामलाई, केरल में इसको क्या कहा जाता है, अन्नामलाई। और या इसे कार्डमम पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है, कार्डमम पहाड़ियाँ। तो आइए दोस्तों एक बार दोबारा मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ है। ये जो दक्कन का पठार है वो कहाँ का है, पश्चिमी घाट का जो भाग है, पश्चिमी घाट का जो भाग है वो दक्कन का पठार का ही भाग है। पूर्वी घाट आ गया इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये सतपुड़ा रेंज आ गई, सतपुड़ा के पास में मैकाल पर्वत आ गया, महादेव की पहाड़ियाँ। तो ये वाला जो इलाका है पूरा का पूरा ये दक्कन के पठार का हिस्सा है। अब दक्कन के पठार में हम सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, हम वेस्टर्न घाट पढ़ रहे हैं। वेस्टर्न घाट या जिसे बोला जाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को अनेक नामों से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को अनेक नामों से जाना जाता है। इसे महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है, इसे महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। इसे तमिलनाडु में इसे क्या कहा जाता है, तमिलनाडु में इसे नीलगिरी कहा जाता है। इसे केरल में क्या कहा जाता है, केरल में इसे अन्नामलाई, केरल में क्या कहा जाता है, अन्नामलाई। तो पश्चिमी घाट है वो पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में। और ये क्या पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। पश्चिमी घाट क्या दोस्तों, एक पर्वत श्रृंखला है जो कि महाराष्ट्र से शुरू होकर के केरला तक जाती है। तो इसे अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। आगे होगी बात समझ में। महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई या इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों बात करते हैं पूर्वी घाट की, उसी प्रकार बात करते हैं पूर्वी घाट। ये रहा देखो ईस्टर्न घाट, ये पूर्वी घाट है, ठीक है, ये वाला पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवितरित है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट क्या है, ऊंचा है, यानी कि पश्चिमी घाट है वो ऊपर है, पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ उनकी ऊंचाई ज़्यादा है, जबकि पूर्वी घाट है उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। और पूर्वी घाट है वो कटा फटा है। पूर्वी घाट दोस्तों अवितरित, अवितरित का मतलब क्या, कटा फटा। कटा फटा का मतलब ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि प्रायद्वीपीय पठार में जो नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। किस ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है तो नदियाँ क्या करती है, लगातार पूर्वी घाट को नदियों ने काट दिया, तो पहाड़ियाँ क्या कट गई। तो ये पूर्वी घाट है ना वो अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। पूर्वी घाट जो अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। आई बात समझ में। तो जो जिस प्रकार पश्चिमी घाट जो है वो लगातार है, वो वैसा पूर्वी घाट लगातार नहीं है। क्यों, क्योंकि जो नदियाँ हैं उन नदियों ने पूर्वी घाट को लगातार काट दिया। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है और पूर्वी घाट की ऊंचाई क्या है दोस्तों, कम है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवितरित हैं। इनकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ चली जाती है। तो उत्तर से किस ओर चली जाती है दोस्तों, दक्षिण की तरफ। तो ये देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ चले, ऐसे जब आप आओगे तो आपको इसकी ऊंचाई बढ़ती हुई मिलेगी। यानी उत्तर की ओर ऊंचाई कम है, दक्षिण ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी ऊंचाई बढ़ती हुई चली जाती है। तो अरावली नाम आ रहा है। जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो उत्तर में कम है और दक्षिण में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। प्रायद्वीपीय भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, अन्नामुडी। अन्नामुडी कहाँ पर है, अन्नामलाई में। अब दोस्तों ये अन्नामलाई, मुलुईर, ये बहुत सी पहाड़ियाँ आएंगी। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको समझा तो समझना मेरी बात को। अगर आपको पूछा जाए प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी बताइए, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी, तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी होगी अन्नामुडी। कौन सी होगी दोस्तों, अन्नामुडी। कौन सी होगी, अन्नामुडी। अन्नामुडी जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। अब देखो ये पहाड़ियाँ और चोटियाँ में क्या फ़र्क होता है। पहाड़ियाँ उसे कहा जाता है जो कि लगातार क्या होती है, एक लगातार क्रमबद्ध रूप से चलती है। तो
तो उसे हम कहते हैं पहाड़ियाँ। तो जो केरल है, केरल में कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अन्नामलाई की है। लेकिन इस अन्नामलाई में एक पर्वत चोटी है, ये एक पर्वत चोटी होगी, ये सबसे ऊंची है, उसका नाम क्या? अन्नामुडी। तो अन्नामुडी तो एक पहाड़ी है जो कि सबसे ऊंची है। कहाँ पर है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। ये पहाड़ियों का नाम क्या है? अन्नामलाई, और चोटी का नाम क्या है? अन्नामुडी। तो प्रायद्वीप पे भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? प्रायद्वीप पे भारत की सर्वोच्च चोटी है अन्नामुडी। अन्नामुडी कहाँ पर है? अन्नामुडी अन्नामलाई की पहाड़ियों में। आगे बात समझ में? तो ये यहाँ पे ये रहा, ये केरल के अंदर, केरल के अंदर यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ वाला जो भाग है, यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। भी पश्चिमी घाट को अलग नाम से जाना जाता है, तो केरल में अन्नामलाई कहा जाता है। तो पूरे के पूरे पश्चिमी भाग की या पूरे के पूरे प्रायद्वीप भारत की जो सर्वोच्च चोटी है, अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि प्रायद्वीप की सर्वोच्च चोटी बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए अन्नामुडी। आपको ये पूछा जाए अन्नामुडी किस पहाड़ी का भाग है, तो अन्नामुडी अन्नामलाई का भाग है। अन्नामलाई कहाँ पर है? केरल में। आगे होगी पूरी बात अच्छे से समझ में, नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना। अन्नामलाई जो कि पश्चिम घाट की अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। इनकी दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, और यह नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो जो दोस्तों जो पश्चिमी घाट की दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम है दोदा बेटा। दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। ये जो दोदा बेटा है ना दोस्तों, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं, तो एक गांठ का निर्माण करते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ नीचे आकर के आपस में मिलती है, नीचे आकर के आपस में मिलती है। जब ये नीचे आकर के आपस में मिलती है, तो एक गांठ का निर्माण करती है, और अब उसमें पता नहीं लगता कि कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट की और कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट की है। ये दोनों नीचे आकर के आपस में गांठ का निर्माण करती है, और उस गांठ के निर्माण की जो पहाड़ियाँ हैं, उन्हें बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। उन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, क्योंकि नीचे आकर के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में मिल जाते हैं। वहाँ पे हमें पता नहीं लगता कौन सा पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, कौन सी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, तो इन्हें एक अलग से नाम दे दिया, जिनका नाम क्या है? नीलगिरी। तो नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। समझ में आ रही होगी? जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। दोनों पहाड़ियाँ आकर के नीलगिरी में क्या होती है दोस्तों? मिल जाती है। तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। अब देखो दोस्तों, मैं अलग अलग क्वेश्चन बोलता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करना। अगर आपको पूछा जाए कि प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी बताइए, तो प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? अन्नामुदी। प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? अन्नामुदी। अगर आपको पूछा जाए कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी बताइए, तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, क्योंकि दोदा बेटा नीलगिरी में है ही दोदा बेटा। लेकिन जो अन्नामलाई है, वो तो अन्नामुदी है, वो तो अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। अपन बात किसकी कर रहे हैं? नीलगिरी की कर रहे हैं, ठीक है। तो दोदा बेटा कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ी में। तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। प्रायद्वीप भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। प्रायद्वीप भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। और प्रायद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नामुदी। अब देखिए दोस्तों, इसको मैप में आपको समझाता हूँ, इस मैप में आप समझना। देखिए, ये है पश्चिमी घाट, ठीक है, ये है पूर्वी घाट। जब ये दोनों आपस में मिले, तो यहाँ पे गांठ बन गई। उस गांठ को हमने क्या कहा? नीलगिरी। नीलगिरी में एक सब सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी की तो पहाड़ियाँ हो गई ना, अभी बताया था ना, पहाड़ियाँ और चोटी में फर्क होता है। तो जो लगातार क्रमबद्ध होती है वो पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे बन गई नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, ठीक है। इसके बाद में ये पश्चिमी घाट नीचे केरल में चला जाता है, यहाँ पे, ठीक है। नीलगिरी तो ऊपर रह गया, नीचे चला जाता, उसे केरल में कहा जाता है अन्नामलाई। अन्नामलाई के अंदर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है अन्नामुडी। ये जो अन्नामुडी है, ये पूरे के पूरे प्रायद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। तो अगर आपको पूछा जाए दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामुदी, प्रायद्वीप की सर्वोच्च चोटी अन्नामुदी। अन्नामुदी कहाँ पर है? अन्नामलाई में। अगर आपको पूछा जाए नीलगिरी की, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, नीलगिरी की अगर पूछा जाता है तो वो कौन सी होगी दोस्तों? दोदा बेटा होगी। आगे बात समझ में। अगर आपको पूछा दूसरी सर्वोच्च चोटी, तो दूसरी सर्वोच्च चोटी भी कौन सी होगी? दोदा बेटा। आपको ये पूछ ले, दोदा बेटा कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। दोदा बेटा कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आगे जब हम बुक दोबारा आपको पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आए। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये तो देखिए, प्रायद्वीप पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी अन्नामुडी है, जो कि पश्चिमी घाट के अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी ऊंची चोटी दोदा बेटा है, और यह नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। आइए आगे बात करते हैं। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। लगभग जो नदियाँ वो कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट कहाँ पर है? ये रहा, इधर है। पश्चिमी घाट कहाँ पर है? ये रहा, इधर है, ठीक है। ये यहाँ पे रहा पश्चिमी घाट।
ये पश्चिमी घाट रहा। तो पश्चिमी घाट, ज़्यादातर नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट अवितरित है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का अपरदित है। तो क्या है, जो नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, इन नदियों ने लगातार क्या पूर्वी घाट को काटा है। अपरदित मतलब उसको विखंडित किया है, उसको लगातार काटा है। मैप में आप देख सकते हो, आपको नदियाँ मिल रही हैं। देखिए आपको गोदावरी नदी ये जाती हुई दिख रही है, कृष्णा नदी मिल रही है, ये कावेरी नदी है, ये महानदी आपको मिल रही है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, क्रम याद रखना। ये महानदी ऊपर है, महानदी ऊपर है, उसके बाद में गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है। ये महानदियों ने, कृष्णा ने, गोदावरी ने और इन नदियों ने क्या किया है, पूर्वी घाट को लगातार काट दिया है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात को। तो पूर्वी घाट अवितरित है, लगातार क्रमबद्ध नहीं है, ये कटा फटा है। क्यों? क्योंकि नदियों ने इसको काट दिया। और प्रायद्वीप भारत की नदियाँ कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से। किस ओर बहती है? पूर्व की ओर। प्रायद्वीप भारत की नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि भारत का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम की ओर ऊंचाई ज़्यादा है, जबकि पूर्व की ओर ऊंचाई क्या है दोस्तों? कम है। यहाँ की कुछ प्रमुख श्रेणियाँ, जावदी की पहाड़ियाँ, पालकोंडा, नल्लामाला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। पूर्व और पश्चिमी नीलगिरी पहाड़ियों आपस में मिलाते हैं। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। इतनी देर हमने पढ़ा था पश्चिमी घाट, अब हम पढ़ रहे हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में पहाड़ियों का कुछ नाम है। तो पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है ना, पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उसे बोला जाता है जावदी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? जावदी की पहाड़ियाँ। आपकी किताब में नहीं दे रखा, मैं डिटेल में थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, और भी डिटेल में बता दूंगा। तमिलनाडु में पूर्वी घाट को, पूर्वी घाट कहाँ पे है? पूर्वी घाट ये रहा, ये है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट जो तमिलनाडु में आता है, तो तमिलनाडु में से क्या कहा जाता है? जावदी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इसे आंध्र प्रदेश में पालकोंडा, वेलकोंडा या नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलकोंडा, नल्लामलाई और जावदी पहाड़ियाँ, ये अलग अलग नाम है। ये क्या है? अलग अलग नाम है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के भी अलग अलग नाम है। महाराष्ट्र में सह्याद्री बोला जाता है, कर्नाटक और केरल में कर्नाटक और जो केरल है उसे उसमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ बोला जाता है। ठीक है ना। आगे से अन्नामलाई बोला जाता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के अलग अलग नाम, उसी प्रकार पूर्वी घाट की पहाड़ियों के भी अलग अलग नाम है। नल्लामलाई, वेलकोंडा, पालकोंडा, जावदी, ये इसके क्या अलग अलग नाम है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है, ये बात मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी अभी कि पूर्वी घाट और पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। ये मैंने बता दिया कि ये पश्चिमी घाट आ रहा है, ये पूर्वी घाट आ रहा है, ये दोनों आपस में जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों का क्या नाम है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे आकर के मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मध्य उच्च भूभाग, ये हमने पश्चिमी घाट पढ़ लिया और पूर्वी घाट पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मध्य उच्च भाग, डेक्कन प्लेटो वाला भाग हमने पढ़ लिया। पश्चिम में अरावली पर्वतमाला इसकी सीमा बनाते हैं। पश्चिम में देखिए आपको मैप में दिखाई दे रहा है अरावली पर्वतमाला। देखिए ये रहा दोस्तों अरावली। अरावली पर्वतमाला पश्चिम में इसकी सीमा बनाती है, यानी इसके नीचे क्या है? आपको उच्च मध्य भूभाग मिलेगा। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सतपुड़ा मिल जाएगा, मिल गया। यहाँ पे आपको अरावली मिल गया। पश्चिम में इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्च पठार की श्रेणियों से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं, यानी दक्कन पठार यहीं से शुरू होता है। ठीक है, ये उत्तरी सीमा, उत्तर मतलब ऊपर की ओर, बताया था आपको। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण का मतलब हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था, अवशिष्ट पर्वत उस पर्वत को कहा जाता है जो पर्वत वर्तमान में एकदम से खत्म हो गया है, जिसकी वर्तमान में ऊंचाई कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार मैंने बताया था अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वत है, क्योंकि अरावली की ऊंचाई हिमालय से भी 2-3 गुनी थी। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई मात्र 1700 कुछ मीटर है ना। तो अरावली पर्वतमाला क्या है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला क्या है? पहले 7-8-10 हज़ार मीटर ऊंची थी, अब वर्तमान में 1748 मीटर ऊंची है। सर्वोच्च चोटी जो गुरु शिखर अरावली की। तो वर्तमान में अरावली पर्वतमाला जो है वो अवशिष्ट पर्वत है, अब उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। तो ये जो अवशिष्ट पर्वत है ये प्रायद्वीप भारत के ही भाग है। अवशिष्ट पर्वत कौन से दोस्तों? अरावली हुआ, विंध्याचल हुआ, सतपुड़ा हुआ, ये अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट का मतलब अवशेष है। ये अब इन पर्वतों के अवशेष मात्र रह चुके हैं। तो आइए ये क्या करें, ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन से? अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है। ठीक है, उदाहरण है। समुद्र तल के मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है तथा उत्तर पूर्वी दिशा में इनकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। जैसे जैसे हम पूर्व दिशा की ओर जाते हैं वैसे वैसे इनकी ऊंचाई क्या कम होती चली जाती है।
यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। यमुना जो कि गंगा की सहायक है, तो यमुना की जितनी भी सहायक नदियाँ ना वो सब यहीं से निकलती है। जो मध्य उच्च भूमि अपना जो विंध्याचल है, सतपुड़ा है ना, अरावली है, अरावली विंध्याचल सतपुड़ा से जो भी नदियाँ निकलती है वो किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदियाँ यहीं से निकलती है। और यमुना किसकी सहायक है? यमुना गंगा की सहायक है। तो यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। बनास है, चंबल है, बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो कि पश्चिम अरावली से निकलती है। तो चंबल नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? बनास। और बनास नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलती है। आई बात समझ में? तो ये थी मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि में क्या याद रखना है? मध्य उच्च भूमि है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और उत्तर में आप आ जाओ, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल और सतपुड़ा इसकी सीमा बनाते हैं। पूर्व में कैमूर पर्वत है जो इसकी क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, ठीक है, उत्तरी सीमा बनाते हैं। और यहाँ पर अवशिष्ट पर्वत जो है वो है। और मध्य उच्च भूमि से जितनी भी नदियाँ निकलती है वो सभी नदियाँ यमुना नदी की क्या है? सहायक है, या गंगा नदी की क्या है? सहायक है। आइए आगे बात करते हैं। दूसरा मध्य उच्च भूभाग भी हमने पढ़ लिया। अब उत्तर पूर्वी पठार की बात करते हैं। वास्तव में यह प्रायद्वीप पठार का ही विस्तार है। उत्तरी पूर्वी पठार कौन सा हुआ दोस्तों? मैं मैप में आपको बताता हूँ, देखिए इस चीज़ को समझिएगा आप। उत्तरी पूर्वी पठार कौन सा है? उत्तरी पूर्वी पठार उत्तर और पूर्व में जाना, हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। मैंने आपको बताया था ये कौन सा है? पश्चिम है, ये कौन सा है? पूर्व है, ये कौन सा है? उत्तर है, ये कौन सा है? दक्षिण। अब हमें उत्तर पूर्व में जाना है, तो उत्तर पूर्व कौन सा हुआ? ये वाला भाग। ये वाला भाग भारत में कौन सा भाग है? उत्तर और पूर्व का भाग। ये जो पूरा क्षेत्र है वो उत्तर पूर्व का भाग। आई बात समझ में? आइए दोस्तों बात करते हैं। तो वास्तव में यह प्रायद्वीप पठार का ही विस्तारित भाग है। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर पूर्व का पठार पढ़ रहे हैं। उत्तर पूर्व का पठार कौन सा हुआ? अभी बताया मैंने आपको, ये वाला जो भाग है वो उत्तर पूर्व का पठारी भाग है। वास्तव में यह प्रायद्वीप पठार का ही विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण, मतलब जो इंडियन प्लेट थी, भारतीय जो प्लेट थी वो उत्तर पूर्व दिशा में खिसकी थी। उत्तर पूर्व दिशा में कैसे? ये पहले भारत ऐसे ही था दोस्तों, ये क्या है कि ये इतना ही भाग था, ऊपर हिमालय नहीं था उस समय। तो ये जो प्लेट है वो इस दिशा में आई, उत्तर पूर्व दिशा में भारतीय प्लेट खिसकी। तो उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटियाँ बनने से यह अलग हो गया। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ से पाट दिया गया। इसके कहने का मतलब है जब भारतीय प्लेटों ने उत्तर पूर्व की ओर धक्का दिया तो ये क्या हुआ? ये बीच में जो आपको ये क्या हुआ? ये आपको ये पहले क्या है कि यहाँ पे भी पठारी था, यहाँ पे पूरा ये क्षेत्र पठारी भाग था। वर्तमान में आपको खाली दे रहा है। ये खाली क्यों हुआ? क्योंकि राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं छोटा नागपुर के पठार के पास, ये क्या हुआ? ये जब धक्का लगाया तो जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो भारतीय प्लेट जब उत्तर पूर्व दिशा की ओर गमन कर रही थी, इस ओर जब भारतीय प्लेटें आ रही थी तो आने की वजह से क्या हुआ? धक्का लगा। धक्का लगने से बड़े बड़े वहाँ खड्डे बन गए। उन खड्डों को क्या हुआ? यहाँ से जो छोटा नागपुर पठार से ब्रह्मपुत्र नदी, इन नदियों ने क्या किया? यहाँ पे इन खड्डों को भर दिया और यहाँ पे मिट्टियाँ जमा दी। मिट्टियाँ जमाने के बाद में पठार ये हमें अलग दिखाई देता है वर्तमान में। तो वर्तमान में अलग दिखाई देता है, लेकिन पहले अलग नहीं था। ये उत्तर पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं वो प्रायद्वीप पठार का ही भाग है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका मेघालय राज्य है, ये वाला जो एरिया है, एक सेकेंड, ये वाला दोस्तों जो एरिया है कौन सा? ये वाला जो एरिया गारो खासी है, देखो गारो खासी आपको दिख रहा होगा मैप में। ये आपको ये कहना चाह रहा है, ये जो बीच में आपको रिक्त स्थान दे रहा है ना, ये रिक्त स्थान पहले नहीं था। पहले ये एकल पूरा का पूरा पठारी भाग था। लेकिन जब भारतीय प्लेटों उत्तर दिशा की ओर गमन किया ना और हिमालय का निर्माण हुआ, तो हिमालय का निर्माण हुआ तब क्या हुआ? यहाँ पे बीच में गाद भर गई, नदियों ने यहाँ पे मिट्टियाँ जमा दी। तो वर्तमान में जो मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतियाँ है, क्या है? ये गारो खासी और यहाँ पे एक पहाड़ी और जयंतिया। तो यहाँ पे भी पहाड़ियाँ, ये सब पहाड़ियाँ ये प्रायद्वीप का ही भाग है। हरी बात समझ में? ये आपकी किताब आपको समझाना चाहती है। तो देखिए जो प्रायद्वीप पठार है, वास्तव में प्रायद्वीप पठार का ही विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेटों के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। और बाद में नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा ये पाट दिया गया। तो जलोढ़ मिट्टी ला करके ये क्या है? पूरा भर गया था। आज मेघालय और कार्बी अलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीप भाग से अलग थलग है। और यही था कि हिमालय का जब निर्माण हुआ तब जो ये प्रायद्वीप पठार का जो भूभाग था ये वर्तमान में हमें अलग दिखाई देता है, लेकिन ये अलग है नहीं। ये प्रायद्वीप पठार का क्या है दोस्तों? भाग है। आइए आगे प्रायद्वीप पठार की बात करते हैं। इसमें अगला हमारा लास्ट टॉपिक है
इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय में 3 पठारों को 3 भागों में बांटा है। तो मेघालय में, मैं आपको इस मैप में भी दिखाई दे रहा है, मेघालय में 3 जनजातियाँ रहती है। कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। जिस पहाड़ी पर गारो जनजाति रहती है उस पहाड़ी का नाम गारो है, जिस पर खासी जनजाति उस पहाड़ी का नाम खासी है, और जहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, जहाँ पे जयंतिया जनजाति रहती है, जिस पहाड़ी पर रहती है उस पहाड़ी का नाम क्या है? जयंतिया जनजाति, जयंतिया पहाड़ी है। ये तीनों कहाँ पर है? ये मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ वो किस राज्य में है? मेघालय में। रट लेना इस बात को, अच्छे ज्योग्राफी विद्वानों को पूछ लेना, ये बता नहीं सकते जल्दी से। तो गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ वो किस राज्य में है? वो पहाड़ियाँ किस राज्य में है? वो पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में। कौन से राज्य में? मेघालय राज्य में। आपको पूछ लिया जाए गारो, खासी, जयंतिया किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। गारो, खासी, जयंतिया किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, जो कि हिमालय के निर्माण के दौरान क्या हुआ? प्रायद्वीप से अलग हो गया। और ये इनका नाम गारो, खासी, जयंतिया क्यों पड़ा? यहाँ पर रहने वाली जनजातियों के नाम पर इनकी इसका नामकरण गारो, खासी, जयंतिया हो गया। तो इसमें आवास करने वाले जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गारो, दूसरा खासी, तीसरा जयंतिया। 3 पहाड़ियाँ हैं, 3 ही जनजातियाँ हैं। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। आई बात समझ में? तो ये हमने आज पढ़ा है प्रायद्वीपीय पठार। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मरुस्थल के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। लंबा वीडियो बन चुका है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए दोबारा पूछ लेना, क्लास में पढ़ाऊंगा दोबारा अच्छे से बोर्ड पे, और अच्छे से समझ में आएगा आपको। थैंक यू।